हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस एक इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल रिवॉर्ड्स को उसके रिस्क के साथ कंपेयर करता है। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना रिस्क है। ठीक है जी। अगर हम बात करें, ये एक फ्रेमवर्क देता है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क को मेजर करके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इससे इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करें, एसेट सिक्योरिटाइजेशन इलिक्विड एसेट्स जैसे लोन्स, रिसीवेबल्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, जिससे कंपनीज फंड्स रेस और रिस्क को मैनेज कर सकती हैं। ये लिक्विडिटी बढ़ाता है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करें हम इम्पोर्टेंस की, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देखो, रिस्क और रिटर्न एनालिसिस प्रोजेक्ट्स या एसेट के सिलेक्शन में गाइड करता है जो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस देते हैं। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल और सेफ है। दूसरा बात करें तो सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में बदलकर लिक्विडिटी बढ़ाता है, जिससे कंपनीज को ईजिली फंड्स मिलते हैं। ये कैश फ्लो इम्प्रूव करता है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क और रिटर्न एनालिसिस और सिक्योरिटाइजेशन दोनों फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ को कम करने में हेल्प करते हैं। ये कंपनीज को सिक्योर और स्टेबल रखते हैं। चौथा बात करें इंपॉर्टेंस की, वैल्यू क्रिएट करता है। ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट को शेयर होल्डर वैल्यू और स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। इससे कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं आप एग्जांपल बताऊं, 2025 में एक इंडियन बैंक 500 करोड़ की ऑटो लोन्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करता है ताकि फंड्स रेज करे और रिस्क रिटर्न एनालिसिस से रिस्क को मैनेज करे। ये लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। सो अब थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में करते हैं। देखो, रिटर्न, सबसे पहले इसको समझते हैं। रिटर्न इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस है जो परसेंटेज में दिखाया जाता है। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट ने कितना परफॉर्म किया। अगर फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला में एंडिंग वैल्यू से बिगिनिंग वैल्यू और इनकम, जैसे डिविडेंड लगा लो, ऐड करके घटाया जाता है, फिर बिगिनिंग वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, देखो, 100 का स्टॉक 110 तक जाता है और 5 डिविडेंड देता है, तो जो उसकी रिटर्न होगी वो 110 माइनस 100 प्लस 5, और सारे को डिवाइड कर दो 100 इंटू 100 यानी 15% होगी। ये एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के टोटल रिटर्न को शो करती है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। देखो, रिस्क रिटर्न में अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी को कहता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन से बीटा से मेजर होती है। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितना अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखो, रिस्क के दो टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक यानी जो मार्केट से रिलेटेड है, नॉन डाइवर्सिफाइएबल, और अनसिस्टमेटिक यानी जो कंपनी स्पेसिफिक है और डाइवर्सिफाइएबल है। सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट कंडीशन से आता है, जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी के इंटरनल फैक्टर से। ठीक है जी। अब आती है बात रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की। देखो, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहता है कि ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न के साथ ज़्यादा रिस्क होता है। हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लॉस का चांस भी ज़्यादा होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है, पर रेगुलेटरी रिस्क की वजह से हाई वोलेटिलिटी होती है। ये रिस्क और रिटर्न के ट्रेड ऑफ का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब हम उसको करने जा रहे हैं। बेसिकली ये ना मैचिंग के ही हैं, ये मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिस्क की है क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहला लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब कंपनी टाइम पे अपने ड्यूज यानी डेट्स पे नहीं कर पाती। ये कैश शॉर्टेज की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करता है। फिर दूसरा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कंपनी के प्रॉफिट्स में अप डाउन यानी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होता है। ये मार्केट डिमांड या ऑपरेशनल इश्यूज से अराइज होता है। फिर फाइनेंशियल रिस्क आता है। फाइनेंशियल रिस्क कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट और इक्विटी का मिक्स से रिलेटेड होता है।
ज़्यादा डेट लेने से ये रिस्क बढ़ जाता है। फिर इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें, इन्फ्लेशन रिस्क इनकम की परचेजिंग पावर कम होने से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से पैसे की वैल्यू घट जाती है। फिर आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क प्राइस में वेरिएशन से होता है, जो रियल, सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से आती हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर से मार्केट के अप डाउन का रिस्क है। फिर फाइनेंशियल रिस्क की अगर बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट इक्विटी रेशियो के साथ जुड़ा है। हाई डेट वाली कंपनीज में ये रिस्क ज़्यादा होता है। ये बेसिकली ना आपको मैचिंग का क्वेश्चन था, उन्होंने इधर टाइप्स दी थी रिस्क की, इधर डिस्क्रिप्शन दी थी, जो यू हैव टू मैच एंड आपने करेक्ट आंसर बताना था। इसमें अगला आता है एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। देखो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क ऑपरेटिंग कंडीशन में चेंजेस से होता है, जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा लो या मार्केट ट्रेंड्स इसको अफेक्ट करते हैं। यही अगर इंटरनल बिजनेस रिस्क की बात करें तो इंटरनल बिजनेस रिस्क कंपनी के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी से जुड़ा है, जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट के अंदर होता है। ये मैनेजमेंट डिसीजन या इंटरनल प्रोसेसेस से आता है। ठीक है जी। अब अगेन हम कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को मैच करने वाले हैं। उसका एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे आपके मेंशन्ड ही है। देखो रिस्क और रिटर्न से रिलेटेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये डिसीजन मेकिंग को क्लियर और लॉजिकल बनाते हैं। सो सही मैचिंग करें, उसके हिसाब से जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ाता है, बेटा सेंसिटिविटी कॉफिशिएंट है, रिस्क फ्री रेट टाइम का कॉम्पेंसेशन है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क मार्केट में कॉम्पिटिशन से आता है। इसको आप डिटेल में समझते हैं। देखो सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट रिस्क है जो सभी कंपनीज पे असर डालता है और डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे टैक्स रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस हो गए, ये एक्सटर्नल फैक्टर से आता है जो इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट करते हैं। बेटा स्टॉक की मार्केट मूवमेंट्स के साथ सेंसिटिविटी मेजर करता है, जो सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट के रिलेटिव बताता है। बेटा हमेशा मान के बेटा इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा मतलब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है। रिस्क फ्री रेट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कह लो, इन्वेस्टर्स को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कॉम्पेंसेट करता है बिना किसी रिस्क के। ये बेस रिटर्न है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से मिलता है। फिर आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफिक होता है, जैसे नए कॉम्पिटिटर्स या मैनेजमेंट चेंजेस, और इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। ये रिस्क एक पर्टिकुलर फॉर्म या इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न को समझते हैं। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर्मूला में हर आउटकम के प्रोबेबिलिटी को उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है। स्क्रीन पे मेंशन्ड है। ये एवरेज रिटर्न का एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टॉक के 60% चांस 10% रिटर्न और 40% चांस 20% रिटर्न के हैं, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो होगा 0.6 इंटू 10% प्लस 0.4 इंटू 20%, सो टोटल आंसर 14% होगा। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला में हर रिटर्न का डेविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न से घटाकर उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है, फिर स्क्वायर रूट लिया जाता है। ये रिटर्न की वेरिएबिलिटी या रिस्क को मेजर करता है। अगर एग्जांपल बताऊं, ऊपर वाला स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सेम एग्जांपल उठाऊं, अंडर रूट 0.6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 माइनस 14 उसकी पावर रेज टू 2, फिर प्लस 0.4 ब्रैकेट में 0.4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 20 माइनस 14 इज टू 2। यहाँ पे मैंने एक बार आपको लिख ही देता हूँ, उससे आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6 10 इस सारे का अंडर रूट। अगर इसको सॉल्व करें 4.9% अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है जी, ये बताता है कि स्टॉक का रिटर्न कितना वोलेटाइल है। अब बीटा की बात करें सिस्टमेटिक रिस्क की, देखो बेटा स्टॉक की मार्केट के साथ सेंसिटिविटी को मेजर करता है, जो सिस्टमेटिक रिस्क को बताता है। ये मार्केट के अप डाउन के साथ स्टॉक के मूवमेंट को भी कंपेयर करता है। एग्जांपल लाइक अगर एक स्टॉक का बेटा 1.2 है, मतलब वो मार्केट से 20% ज़्यादा वोलेटाइल है। ये मार्केट के साथ स्टॉक के रिस्क का रिलेशन को दिखाता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो थ्योरी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखो पोर्टफोलियो थ्योरी यानी मार्कोविट्ज़ ने 1952 में अलग अलग एसेट्स को कंबाइन करके रिस्क को मिनिमाइज और रिटर्न को ऑप्टिमाइज करती है। ये जो थ्योरी
ये एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बनाने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसको अगर हम समझें, देखो पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न हर एसेट के वेट और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करके सम करके निकाला जाता है। ये पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को एस्टिमेट देता है आपको। अगर पोर्टफोलियो रिस्क की बात करें तो पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला में हर एसेट का वेरिएंस और एसेट्स के बीच कोवेरिएंस को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है। ये पोर्टफोलियो के टोटल रिस्क को मेजर करता है। यही अगर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के एग्जाम बताऊं तो डाइवर्सिफिकेशन अनकोरिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करके अनसिस्टमेटिक यानी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कम करता है। ये पोर्टफोलियो को स्टेबल और सेफ बनाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक पोर्टफोलियो में 50% टेक स्टॉक यानी 15% रिटर्न और 20% रिस्क के साथ और 50% यूटिलिटी स्टॉक यानी 8% रिटर्न और 10% रिस्क के साथ है। अगर कोरिलेशन 0.3 है तो रिस्क कम होता है। ये डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमाइज हो सकता है अगर दो सिक्योरिटीज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वाले रिटर्न्स के साथ कंबाइन किए जाए। जब एक सिक्योरिटी का रिटर्न गिरता है दूसरा बढ़ता है, जो रिस्क को बैलेंस करता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वाले सिक्योरिटीज को कंबाइन करने से पोर्टफोलियो का रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। ये रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। जब एक सिक्योरिटी के रिटर्न्स गिरते हैं दूसरी के रिटर्न्स बढ़ते हैं, जो ओवरऑल रिस्क को बैलेंस करता है। ठीक है जी। ये पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर दो सिक्योरिटीज के रिटर्न्स परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं तो डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिडक्शन नहीं, सिर्फ रिस्क एवरेजिंग होती है। दोनों सिक्योरिटीज एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और प्रोपोर्शनेट होल्डिंग के इन्वर्सली रिलेटेड होने से पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। ये आइडियल सिनेरियो में रिस्क को जीरो कर देता है। ठीक है जी। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन आया तो उसको समझते हैं। देखो पोर्टफोलियो थ्योरी या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करती है ताकि अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो। ये मीन वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज बनाती है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है जिससे स्पेसिफिक या आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कहते हैं। ये याद रखना। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जाता है। ये वो रिस्क है जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है। अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने से ये रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज का मिक्स, जब इसमें इन्वेस्ट करके अनसिस्टमेटिक रिस्क का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। ये पोर्टफोलियो को स्टेबल और सेफ बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को स्प्रेड करके ऑफसेट कर देती है। ठीक है जी। ये ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है। जब एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करती है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव परफॉर्मेंस से लॉसेस ऑफसेट या मिनिमाइज हो सकते हैं। ये पोर्टफोलियो के ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करता है। यानी इससे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू पोर्टफोलियो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम्स that mar an optimal international डाइवर्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहला अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। ये प्रॉब्लम करेंसी एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिस्क को कहते हैं। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। अगर एक्सचेंज रेट्स अनफेवरेबली मूव करते हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स पे नेगेटिव असर पड़ता है। ये फॉरेन करेंसी में लॉसेस का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा फ्रिक्शंस इन इंटरनेशनल मार्केट। ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल मार्केट्स में बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस या इनएफिशिएंसीज जैसे रेगुलेशंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लीगल इश्यूज को कहते हैं। ये ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन को मुश्किल बनाता है। ये फ्रिक्शंस इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करना चैलेंजिंग बनाते हैं। ये कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते हैं। तीसरा बात करें तो मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइजेस। ये प्रॉब्लम सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज जैसे आर्टिफिशियल प्राइस चेंजेस के रिस्क को कहते हैं। ये फेयर प्राइसिंग और रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। ऐसी मैनिपुलेशन डाइवर्सिफिकेशन के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को कमज़ोर करती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए अनप्रेडिक्टेबल लॉसेस क्रिएट कर सकती है।
फिर आता है अनइक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स या सिक्योरिटीज़ के बारे में अनइक्वल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन असिमेट्री की वजह से होता है। इन्फॉर्मेशन असिमेट्री ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग को रोकती है और सब ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट्स देती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए रॉन्ग चॉइसेस का रिस्क बढ़ाती है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे हमारा जो टॉपिक लास्ट आता है वो है कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। देखो, कैपम एक्सपेक्टेड रिटर्न को सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे एस्टिमेट करता है। ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और रिस्क का रिलेशन बताता है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री रेट और बेटा के साथ मार्केट रिटर्न क्या प्रीमियम से कैलकुलेट होती है। ये सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे रिटर्न प्रेडिक्ट करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका RF 6% यानी इंडिया 2025 बॉन्ड यील्ड लगा लो, बेटा 1.3 है, RM 12%, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 6% प्लस 1.3 इंटू ब्रैकेट में 12 माइनस 6%, तो 13.8% होगा। डैट इज इंडियन मार्केट सिनेरियो में ये स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है। अगर हम बात करें कैपम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने या इन्वेस्टमेंट रिटर्न इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ होता है। ये फाइनेंशियल डिसीजंस और वैल्यूएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।